ठीक है जी, नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर की हम, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। तो एक यू शेप की ट्यूब है जिसमें हमने लिक्विड को फिल किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको y डिप्रेस करेंगे इस लिक्विड को, तो ये उस कॉलम में भी y ऊपर आ जाएगा अपने नॉर्मल पॉइंट से। नॉर्मल पॉइंट का मतलब ये है कि इनिशियली जो है लिक्विड हमने यहाँ तक फिल किया हुआ था, ये दोनों में लेवल था लिक्विड का। तो अगर इसको y डिप्रेस किया है तो ये y ही उस अपने नॉर्मल लेवल से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओरिजिनली जो हाइट है इस लिक्विड कॉलम में, जो लिक्विड की हाइट है वो क्या है, h है। जितनी उधर है उतनी ही इधर भी है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो लेंथ है लिक्विड की वो 2h है। जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2h है। ये भी h होएगा। तो पानी ओरिजिनली कितना है, h प्लस एच, 2h हाइट तक फिल हो रखा है। जैसे आप इसको डिप्रेस करोगे y, तो वो अपने नॉर्मल लेवल से 2y ऊपर चले जाएगा। जैसे आप इसको रिलीज़ करोगे तो ये सिर्फ y पे आके रुकेगा नहीं, ये और ऊपर जाएगा। क्योंकि y ऐसे नहीं कि ये y आपने डिप्रेस किया तो y पे आके फिर से नॉर्मल हो जाएगा, नहीं। क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब क्या है, अगर आपने y इसको नीचे किया तो y ऊपर भी जाएगा ये। तो बेसिकली कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 2y। क्यों हो रहा है, देखो जैसे मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ये वाला पानी ऐसे नहीं यहाँ नीचे आएगा और यहाँ पे जाके रुके, नहीं, ये y तक नीचे जाएगा क्योंकि इसको y ऊपर जाना है। तो ओवरऑल ऑसिलेशन कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, 2y पे हो रहा है। तो मीन पोजीशन के, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से रिलीज़ किया है तो ये लिक्विड कितने ऊपर है इस पोजीशन से, ये इसकी एक्सट्रीम है। हमने तो इतना प्रेस किया इसको, तो ये इसकी एक्सट्रीम है। अब एक्सट्रीम ये है तो ये कितना लेंथ है, 2y। तो जैसे छोड़ेंगे ये वाला भी 2y ऊपर जाएगा। सो लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसकी डेंसिटी हमने रो मान ली, ऑफ लेंथ, टोटल जो इसकी लेंथ है, ऑफ लेंथ L इक्वल टू 2h is filled in a U-shaped tube। तो इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली है, L मान ली है। तो इसका मास कितना होएगा, मास ऑफ लिक्विड, इस यू ट्यूब में टोटल मास कितना होएगा। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इस ट्यूब का जो एरिया है वो ए लेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम की जगह क्या डाल सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। सो मास की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ए एल रो। कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपने को m चाहिए और क्या चाहिए, k चाहिए, क्योंकि t का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। तो हमने m निकाल लिया, अब k निकालेंगे। k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। तो मान लिया इसको कितना डिप्रेस किया हमने, y। लेट द लिक्विड इन वन कॉलम is depressed by distance y। तो दूसरी वाली लिंब में भी y ऊपर चला जाएगा। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन बोथ कॉलम, एक में y, उसमें भी y ऊपर जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन बोथ कॉलम 2y हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो 2y के अलोंग लगेगा। सो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होएगा, जितना कि इस 2y लेंथ ने पानी को डिस्प्लेस किया है। मतलब जितना कि 2y लेंथ का वाटर है, वेट ऑफ लिक्विड इन लेंथ 2y
इस 2y लेंथ में जितना पानी है उस वेट के इक्वल ये क्या होएगा, रिस्टोरिंग फोर्स होएगा। रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव से डिनोट करेंगे, F इक्वल टू माइनस m इंटू जी लिक्विड माइनस m मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। इस बार जो एरिया लेंगे A और लेंथ क्या लेंगे, जिस लेंथ का ये वाटर है, कितने लेंथ में डिस्प्लेस हुआ है 2y, तो 2y जितना ही क्या लगा, 2y का जितना वेट होएगा उतना ही क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे y को बाहर निकाल लो, 2a रो जी, 2a रो जी, y बाहर आ गया। जो y का कोफिशिएंट होता है वो k होता है। तो इस तरफ अगर हम के वाई लिख दें, y इक्वल टू के वाई होता है, SHM की इक्वेशन है 2a रो जी इंटू वाई, वाई से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो यहाँ से हमारे पास k आ जाएगा 2a रो जी। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। m हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में al रो, और अभी निकाला है k कितना निकाला है, 2a रो जी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a, रो से रो। तो हमारे पास लेंथ का फार्मूला फाइनली, सॉरी टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l ओवर 2g। एक फार्मूला ये आ गया, और l की वैल्यू क्या थी, ऑल्सो l जो था ना वो 2h के बराबर था। सो l/2 को हम या उसको 2h से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 पाई अंडर रूट 2h/2g, 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये h की टर्म में टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट h ओवर g। कैसा ऑसिलेशन बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट डेरिवेशन आती है फ्लोटिंग सिलेंडर। ओरिजिनली जो सिलेंडर है अपने वेट की वजह से पानी के अंदर इतना है, इतना ये पानी के अंदर है, ओरिजिनली जो है ये अपने वेट की वजह से इतना डिप्रेस हुआ है। अगर हम इसको और डिप्रेस कर दें y और इसको अंदर डिप्रेस करें तो ऑसिलेट करने लग जाएगा अलोंग दैट डिस्टेंस y। तो ओरिजिनल अपने वेट की वजह से जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया उसका लेवल यहाँ तक है, P से जस्ट ऊपर। तो लेट अस कंसिडर a cylinder of density rho and is placed in a liquid of density, लिक्विड की डेंसिटी हमने रो 1 लेट कर लिया, रो 1 लिक्विड की डेंसिटी है। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि जितना ये अपने वेट की वजह से डिप्रेस्ड हुआ है, क्योंकि वेट जब सिलेंडर को यहाँ डालेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि इसके वेट ने जितना पानी डिस्प्लेस करना था वो कर चुका है इस लेवल तक। अब वैसे यहाँ पे बराबर बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा इस पॉइंट को देखें, P पानी से नीचे है, अब और नीचे हो गए, जैसे Q वाला पॉइंट पानी से ऊपर है, तो इसका मतलब इसको Y डिप्रेस करेंगे तो P से लेके Q तक कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर को जैसे आपने Y डिप्रेस किया, पहले भी बियॉन्ड फोर्स लग रहा था, उस बियॉन्ड फोर्स की वजह से mg बैलेंस हो जा रहा था, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है। पर अब आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसने इसको y डिप्रेस कर दिया, तो अब फिर से बियॉन्ड फोर्स लगेगा। वेट ऑलरेडी लग रहा था, वेट ने तो जितना पानी डिस्प्लेस करना था वो कर दिया। यानी ये ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने पढ़ा ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। जैसे स्प्रिंग पे अगर आप F फोर्स लगाओगे x तक खींचोगे, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्प्रिंग ऑलरेडी वहाँ तक खींची हुई है। अगर आपने विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना। जैसे मान लो कि हमने इसको नॉर्मली सिलेंडर को इसके ऊपर रखा, तो वेट की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस होना था वो हो चुका है, अब ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसे नहीं कि ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है, बैलेंस्ड है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वेट बियॉन्ड फोर्स
को बैलेंस कर चुका है। अब आपने फर्दर इसको प्रेस किया y, तो अब एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पर क्रिएट हो जाएगा और ये SHM करने लग जाएगा। सो लेट y बी depression in the cylinder, so restoring force F is directly proportional to किसके इक्वल होएगा, जितना ये y वाला जो डिस्टेंस है इतने वेट को क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, क्या बोलेंगे इसको, वेट डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस y। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया A लेट कर लिया और इसकी जो हाइट है वो h मान ली, ओरिजिनल हाइट सिलेंडर की h है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा -mg, वॉल्यूम, मास को ब्रेक कर देंगे, मास को ब्रेक करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, वॉल्यूम को एरिया इंटू वाई, माइनस साइन भी रहेगा आगे, डेंसिटी, पानी को डिस्प्लेस किया तो पानी की डेंसिटी ये थी g, तो F इक्वल टू, F को क्या डाल सकते हैं, -ky, तो -A ρ1g y, y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, यहाँ से k आ जाएगा A ρ1g, k आ गया। मास निकाल लेंगे, मास ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सिलेंडर की डेंसिटी रो मानी हमने, वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, सिलेंडर की हाइट h मानी है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मिला के टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। सो 2π√m की जगह AH रो पुट करेंगे, ये A1 ρ1g हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा T इक्वल टू 2π√h/ρ1g। So this is the oscillation of floating cylinder in a liquid. So एक बॉडी है जिसको अलोंग द डायमीटर ऑसिलेट कराने का ये डेरिवेशन है। देखो, मान लो हमने अर्थ के अलोंग एक डायमीटर के अलोंग जो है एक टनल पे एक बॉडी को रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो सपोज़ करो बॉडी जो है वो इस P पॉइंट पे जाती है, तो वो कितनी डेप्थ नीचे गई है, D, तो सेंटर से कितनी है वो, R - D। अब जैसे वो सेंटर पे जाए, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींचेगी टिल सेंटर तक, तो जैसे ही वो सेंटर पे जाएगी तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 0। वेट 0 हो जाएगा तो वो फिर से हवा में लटक जाएगी, तो वाई डिस्टेंस तक फिर से ऊपर आ जाएगी, फिर वेट उसको नीचे खींच लेगा, क्योंकि जैसे ऊपर आएगी वैसे वेट होएगा ना उसका कुछ। वेट तो कहाँ पे 0 है, सिर्फ सेंटर पे 0 है। तो जैसे ही सेंटर पे 0 आएगा फिर से ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेगी सेंटर की तरफ। तो ये इस पर्टिकुलर वाई डिस्टेंस पे क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। सेंटर पे आ रहा है तो वेट 0 हो जा रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर सेंटर पे आ रहा है 0 हो जा रहा है, फिर ऊपर चल जा रहा है। तो पर्टिकुलर इस डिस्टेंस पे ये क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। सो लेट अस कंसीडर a body of mass m, a body of mass m is taken to depth d from surface of earth, from surface of earth along diameter since its weight
विल बी 0 एट सेंटर, सेंटर पे इसका वेट क्या हो जाएगा 0, सो इट विल execute SHM about center through distance y, through distance y, और y डायग्राम में किसके इक्वल है r माइनस डी के। सो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होएगा, वेट ऑफ बॉडी एट डेप्थ डी डेप्थ नीचे लेके उसको, तो डी डेप्थ के बराबर उसका क्या होएगा, वेट होएगा। सो नाउ फोर्स इक्वल टू, वेट की जगह क्या डाल दिया मैंने, एम जी डेप्थ वाला। अब हमें पता है डेप्थ पे जी का फॉर्मूला क्या आया था, जी आर माइनस डी ओवर आर, ग्रेविटेशन में किया था ये। अब आर माइनस डी को, अच्छा ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो आगे माइनस भी आएगा, इसको हम डाल देंगे माइनस एम, एक्सीलरेशन को तो एम ए पुट कर देंगे, या के की टर्म में भी कर सकते हो तुम, एम जी, आर माइनस डी क्या है वाई, आर माइनस डी वाई के इक्वल है। सो एक्सीलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई पुट कर देंगे, क्योंकि एसएचएम में हमने ये इक्वेशन प्रूफ की थी। सो y से y कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, ओमेगा स्क्वायर g बाई आर के इक्वल आ जाएगा। चाहो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस के वाई डाल सकते थे और y से y कैंसिल हो जाता और k आ जाता, फिर हम टाइम पीरियड का वो वाला फॉर्मूला लगा देते 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अभी ओमेगा के टर्म में निकाल रहे हैं तो ओमेगा के टर्म में भी वही आंसर आएगा, अंडर रूट जी बाई आर हो जाएगा। ओमेगा को क्या डालते हैं 2 पाई बाई टी अंडर रूट जी बाई आर, सो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी। ऑल्टरनेटिवली अगर आप तुम वहाँ पे फोर्स की जगह ये डाल देते तब भी सेम आंसर आता। ऑल्टरनेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या आया था, वेट के इक्वल एम जी आर माइनस डी बाई आर, इसकी जगह हम माइनस के वाई डाल सकते हैं, एम जी आर माइनस डी बाई आर माइनस डी को भी वाई डाल दो, अपॉन आर, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई एम जी बाई आर। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, सो 2 पाई अंडर रूट एम जी बाई आर, तो फिर से वही आएगा अंडर रूट आर ओवर जी। ऑल्टरनेट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग द डायमीटर। अब आता है एयर चैम्बर वाला, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इन द नेक ऑफ एयर चैम्बर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एम मास की बॉल को, जिसका एरिया एग्जैक्टली इस नेक के बराबर ही है, उसको हमने इस नेक के अंदर, मतलब यहाँ पे इसको बॉल को ड्रॉप किया, तो एयर जो है वो इनिशियली ऐसे होएगी, एयर का वॉल्यूम इस चैम्बर में हवा है तो यहाँ भी जा रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन होगी यहाँ पे। तो जैसे ये अपने वेट की वजह से इतने नीचे आ जाएगी, ठीक है, अपने वेट की वजह से ऊपर से नेक का जो टॉप है वहाँ से ये नीचे किस वजह से आई, अपने वेट की वजह से, mg की वजह से, ठीक। अब इसके वेट को एयर के बियॉन्ड फोर्स ने बैलेंस कर दिया। अब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया और y डिस्प्लेसमेंट दे दी।
अब इस y के अबाउट ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वेट किसने बैलेंस कर दिया, बियॉन्ड फोर्स ने, एयर के बियॉन्ड फोर्स ने। और जो F है वो कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर तुमने इसको y अगर और नीचे डिप्रेस किया तो हवा इसको ऊपर पहुंचाएगी, फिर वो वहाँ पे जाके बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब वेट किसको बैलेंस कर दे रहा है, बियॉन्ड फोर्स वेट को बैलेंस कर दे रहा है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जा रहा है, ये नीचे नहीं आ पा रही है। अब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको नीचे पुश किया y, तो एयर फिर से इसको कहाँ पहुँचा देगी, वापस, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एक बार अगर तुमने y प्रेस किया तो ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। सो लेट अस कंसीडर a body of mass m, ball, a ball of mass m is placed, उसका एरिया b and एरिया a is placed in the neck of air chamber, एयर चैम्बर के नेक पे रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, कितना इसका वॉल्यूम है, एयर चैम्बर ऑफ वॉल्यूम V, ठीक है। सो क्योंकि ये फ्लूइड है, एयर क्या है, एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज़ होएगी वो होएगी बल्क मॉडुलस वाली, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को कम किया जा रहा है। तो जैसे ही बॉल को डिप्रेस करेंगे, लेट बॉल इज डिप्रेस्ड थ्रू distance y from its equilibrium position या mean position, from its mean position, so it start simple harmonic motion, hence restoring force will be, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की, तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, F इक्वल टू माइनस KY। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस डिप्रेशन की वजह से वॉल्यूम में चेंज आया, चेंज इन वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होएगा, उसको लिखेंगे माइनस डेल V/V। और कितना वॉल्यूम में चेंज आया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाँ कंप्रेस हुआ है, माइनस AY, एरिया इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई V। अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो फ्लूइड का बल्क मॉडुलस भी निकाला जाएगा, बल्क मॉडुलस B इक्वल टू माइनस PV/ΔV। इस पूरे की वैल्यू है ये। तो यहाँ से मैं प्रेशर का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, P को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस डेल V/V से, और डेल V/V की पूरी की वैल्यू है ये, क्या है, माइनस AY/V। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से माइनस BA/V इंटू Y। प्रेशर से फोर्स निकाल लेंगे,
प्रेशर की जगह डालेंगे फोर्स ओवर एरिया। सो पुट प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया पुट कर दो। तो F बाई ए इक्वल टू माइनस बी ए बाई वी इंटू वाई। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन वी इंटू वाई। फोर्स को माइनस के वाई से रिप्लेस कर देंगे, माइनस बी ए स्क्वायर वी अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो के आ जाएगा हमारे पास बी ए स्क्वायर अपॉन वी। के आ गया, मास तो पता ही है। टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। 2 पाई अंडर रूट एम, के की जगह क्या डालेगा, बी ए स्क्वायर अपॉन वी। सो टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड वॉल्यूम। अब हमें पता है ये फ्लूइड है, तो इसका अगर वॉल्यूम चेंज हुआ, जिसमें चेंजेस आए, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की जगह प्रेशर पुट किया जाता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा देन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 2 पाई अंडर रूट एम इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई पी प्रेशर इंटू एरिया का स्क्वायर। और अगर ये चेंज एडियाबैटिकली हुआ, अगर इसमें चेंज एडियाबैटिकली आया, तो फिर बल्क मॉडुलस चेंज हो जाएगा, कुछ और गामा पी हो जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस अगर ये हुआ तो बल्क मॉडुलस गामा पी के इक्वल हो जाता है, वेयर गामा पता है सी पी बाई सी वी होता है। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम इंटू वॉल्यूम अपॉन गामा पी ए स्क्वायर। सो दिस इज टाइम पीरियड of that particular ball which is oscillating in the neck of air chamber। तो देखो ऑसिलेशन ऑफ बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच। तो एक वॉच का जो ऑसिलेशन है वो इस स्प्रिंग, हेयर पिन के स्प्रिंग से कंट्रोल होता है। सो इसका टाइम पीरियड हम निकालने जा रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर a balance wheel of a watch is oscillate and controlled by hairspring which rotate about फिक्स क्या चीज़ है वो, एक्सल और सेंट्रल एक्सल बोलते हैं इसको, इसके अबाउट वो रोटेट करती है। हेंस डिटेक्टिंग टॉर्क ऑन इट, फोर्स की जगह यहाँ पे डिटेक्टिंग टॉर्क की बात होगी क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है। डिटेक्टिंग टॉर्क ऑन इट, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे वो हेयर स्प्रिंग है, पहले वो पूरी तरह क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो पूरी तरह टाइट होती है तो उस पर ट्विस्ट बनते हैं। ट्विस्ट मतलब वो कितनी टाइट हुई है, उन ट्विस्ट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर दूसरा थीटा। तो जब रिस्टोर होंगे तो ये सारे थीटा क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, पहले स्प्रिंग टाइट हो रही है तो उसको ट्विस्ट कहते हैं। लेट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ऑफ स्प्रिंग, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है। तो अल्फा क्या होता था, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो अल्फा को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, जैसे एक्सीलरेशन को लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सीलरेशन, ऐसे थीटा का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा आई अल्फा, आई अल्फा था, आई को आई रहने दो, अल्फा को डाल दिया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जितना ये स्प्रिंग टाइट हुई है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वापस भी रिस्टोर होएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ डैश ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस थीटा के, तो इसको इसकी जगह माइनस सी या के लगा देते हैं, सी लगा लो। सी को कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, वेयर सी इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2, वेयर सी इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। तो अब हमें पता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क और डिटेक्टिंग टॉर्क दोनों क्या होंगे, इक्वल फ्रॉम 1 and 2 आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस सी थीटा के इक्वल होएगा। सी को इस तरफ ले आएंगे तो आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0, आई से डिवाइड कर देंगे, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये किसकी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। डबल डेरिवेटिव फिर थीटा का कॉफिशिएंट जिसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या थी वो इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एस एच एम की। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, सी बाई आई आ रहा है। सेकंड टर्म को कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, सी बाई आई आ रहा है। हेंस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ रहा है सी अपॉन आई, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट सी अपॉन आई, और इसको डाल देंगे फिर से 2 पाई बाई टी अंडर रूट सी बाई आई, रेसिप्रोकल करेंगे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सी जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। तो ये थी डेरिवेशन बैलेंस व्हील वाली, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सारी डेरिवेशनें कवर कर दी हैं। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो सिर्फ थियोरेटिकल है, जिसकी डेफिनेशन है और सिंपल, उसके कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल फॉर्मूले, ठीक है। वो डेफिनेशनें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।